आप लोग का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का हम वीडियो लेकर आए हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। इसमें 40 प्रश्न रहेगा। 40 प्रश्न आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग का सही हुआ है से। और क्लास 11th का है से हम सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी तक हमारे चैनल में है से हिस्ट्री और ज्योग्राफी और होम साइंस और पॉलिटिकल साइंस का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के माध्यम से आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल में जाके लाइट एजुकेशन में जाके देख सकते हैं। सारा सब्जेक्ट का हम वीडियो अपलोड कर देंगे इसी चैनल में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो देखने में आसानी हो। अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के तमाम वीडियो आप लोग तक पहुँचते रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्या का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, आंकड़ों का संकलन करना या आंकड़ों का वर्गीकरण करना या आंकड़ों का विश्लेषण करना या आंकड़ों का पूर्ण अनुमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम है से लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण कर रहा है। श्याम है से एक लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण कर रहा है, विक्रय के उद्देश्य से करता है और जो बेचने का उद्देश्य से करता है यह श्याम है। तो यह एक क्या है? यानी कि श्याम है से एक लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण कर रहा था। श्याम क्या कर रहा है? उत्पादक कर रहा है या उपभोक्ता बन रहा है या विक्रेता बन रहा है या वितरणकर्ता बन रहा है। तो निर्माण करना के उत्पादक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संग्रहण करने वाला व्यक्ति को कहलाता है, यानी कि आंकड़ा जो संग्रहण करता है यानी कि उसको क्या कहता है? गणनाकार कहा जाता है या प्रदर्शक कहा जाता है या निर्माता कहा जाता है या ऑपरेटर बोला जाता है। जो कि गणना जो आंकड़ा को मैंने कि 1 2 3 इसलिए लिखा उस आंकड़ों को ऐसे संग्रहित कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? गणनाकार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सुनिएगा, इसका 1950 में, 1953 में, 1951 में, 1881 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि स्थानीय वर्गीकरण कहते हैं, कार्य अनुक्रमिक वर्गीकरण बोलते हैं या मात्रात्मक वर्गीकरण बोलते हैं या गुणात्मक वर्गीकरण बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य अनुक्रमिक वर्गीकरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, किस वर्ग के मध्यम बिंदु का मान ज्ञात किया जाता है? तो ऑप्शन इसका सुनिएगा। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है कि उच्च वर्ग के तथा निम्न वर्ग के सीमा के अनुपात, और बी ऑप्शन सुनिएगा कि उच्च वर्ग की सीमा तथा निम्न वर्ग की सीमा के औसत द्वारा या उच्च वर्ग की सीमा तथा निम्न वर्ग की सीमा के गुणनफल के द्वारा या उच्च वर्ग की सीमा तथा निम्न वर्ग की सीमा का योगफल द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च वर्ग की सीमा तथा निम्न वर्ग की सीमा का औसत द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रास के से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का अनुपात या अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर या अधिकतम या न्यूनतम तथा अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर या अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों का बीच का अंतर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकतम तथा न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त आरेख है तो ऑप्शन इसका सुनिएगा, एक विमीय आरेख है या द्विविमीय आरेख है या त्रिविमीय आरेख है या विमीय आरेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ये इसका सही जवाब हो जाएगा एक विमीय आरेख है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयत चित्र में जो आयत रहता है, आयत ऐसे रहता है, आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। आयत चित्र है इसके माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो क्या ज्ञात किया जाता है? या माध्य ज्ञात किया जाता है या माध्यिका ज्ञात किया जाता है या बहुलक ज्ञात किया जाता है या प्रास ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुलक ज्ञात किया जाता है। आप लोग को हम बताएंगे बहुलक और माध्य और माध्यिका कैसे निकाला जाता है, प्रास कैसे निकाला जाता है। ऐसे वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग का अंश क्या होगा? यानी कि एक वृत्त है ये, और इसको 100 बराबर भागों में बांटना है। तो इसका कितना डिग्री पर हो जाएगा? यानी कि एक वृत्त में है से आप लोग जानते होंगे कि एक वृत्त का है से 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री हमें है और इसको 100 बराबर भागों में बांटना है। तो 100 बराबर भागों में बांटना, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद एक जीरो से एक जीरो यहाँ समाप्त हो जाएगा और ये जीरो ऊपर जाने के बाद से यहाँ पे पॉइंट लग बढ़ जाएगा, यानी कि 3.6 यानी इसका हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 डिग्री, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान ज्ञात करना, यानी कि बहुलक यहाँ
बोला है। अभी बहुलक निकालना कैसे है बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया हुआ था, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग का ये पता लगाना कि बहुलक में ध्यान से रखना कि बहुलक में क्या पता लगाना, बहुलक में ये पता लगाना कि किस डिजिट का अंक सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे 12 का एक अंक है 1, और इसमें आर देखिएगा 12 है, यहाँ पे भी 12, यानी कि 12 कितना आ गया, 12 2 बार आ गया, तो यहाँ 2, ठीक है। आर इसी तरह देखिएगा कि सबसे अधिक, यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पे 15 लेते हैं तो 15 1 है। आर इसी तरह में देखिएगा कि 15 आर कहीं है पे नहीं, 15 यहाँ पे लिखते हैं 15 यानी एक बार। इसी तरह हम 17 लेते हैं तो 17 भी एक बार है। 18 लेते हैं तो 18 कितना बार है, नहीं सॉरी 18 इसमें नहीं, तो 19 लेते हैं तो 19 से एक बार है, तो 19 भी हम एक बार यहाँ लिख देते हैं, ये एक है। और इसी तरह हम लेते हैं 26, मान लीजिए 26 लेते हैं तो 26 हम यहाँ पे देखते हैं, 26 काउंट करते हैं, एक 26 है यहाँ पे, दूसरा 26 है यहाँ पे, और तीसरा 26 है यहाँ पे, यानी कि 26 से 3 आ गया। इसी तरह से आज सारा देखिएगा जो सबसे अधिक डिजिट रहेगा, यानी कि 26 यहाँ 3 बार है, और 12 यहाँ 2 बार है, 15 यहाँ 1 बार है, 17 यहाँ 1 बार है, इस तरह 51 देखिएगा ये तो ये 1 बार है। तो इसी तरह जो सबसे अधिक बार आता है वही हो जाता है बहुलक, यानी कि 26 से 3 बार है। इस डिजिट में देखिएगा कि ये 26 से 3 बार है, 26 3 बार है, इसीलिए ये बहुलक हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ सी, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी यानी बहुलक यही हो जाएगा 26। यहाँ पे आप लोग काउंट कर सकते हैं, 26 1 है, 26 2 है, और यहाँ 26 3 है, तो इसीलिए बहुलक ज़्यादा बार है, इसीलिए बहुलक है, इसी को बहुलक कहते हैं। आप लोग बहुलक निकालें सीखिएगा। फिर से हम बता दे रहे हैं कि बहुलक इस सारा डिजिट में आप लोग देखिएगा कि सबसे अधिक कौन सा डिजिट होता है। इस सारा डिजिट में जो यहाँ से लिखा हुआ इस सारा डिजिट में आप लोग देखिएगा कि सबसे अधिक डिजिट कौन सा आता है। तो यहाँ सबसे अधिक डिजिट है 26 है, यहाँ 1 26, यहाँ 2 26, यहाँ 3 26, तो जो सबसे अधिक रहेगा तो यानी कि 26 सबसे अधिक है, इसीलिए 26 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बता रहे हैं माध्य, जैसे यहाँ पे देखिए माध्य लिखा हुआ, यहाँ पे बहुलक निकालने आप लोग बता दिए, अब माध्य निकालने के लिए बता रहे हैं। माध्य निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ये सारा डिजिट है, ये सारा डिजिट को जोड़ देना है, जितना भी आ रहा है आएगा वो सारा डिजिट को जोड़ देना, और जितना भी डिजिट रहेगा उससे भागा दे देना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 नीचे आया, यानी कि 14 डिजिट है, और पूरा जोड़ने के बाद यहाँ पे जो आएगा तो यहाँ पे बैठा देना, और ये दोनों को कट करके जो आ जाएगा सो आंसर हो जाएगा। माध्यिका निकालने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेते उसी के माध्यम से बताएंगे। मान लीजिए कि 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। अब इसे यह से असेंडिंग ऑर्डर में, अगर माध्यिका निकालने के लिए जब भी कहा जाएगा तब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, यानी कि छोटा से बड़ा सजा लेंगे। छोटा से बड़ा सजाने के बाद आप लोग देखिएगा कि सबसे बीच में कौन सा आता है, यानी इधर से हम मान लीजिए 2 डिजिट काट देते हैं, 1 2 डिजिट, अब इधर से हम भी काट देते हैं 2 डिजिट 1 या 2। अब यहाँ पे देखेंगे बीच में 1 डिजिट बच गया, तो इसके बचे हुए डिजिट को ही माध्यिका बोला जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 डिजिट बच जाएगा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है 4 3 8 6 9 10, ये है, और एक यार यहाँ पे लिख देते हैं 11, ठीक है। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सजा लेंगे, 3 सजाएंगे, 4 सजाएंगे, 6 सजाएंगे, 8 सजाएंगे, 9 सजाएंगे, 10 सजाएंगे, और 11 सजाएंगे। ये हम कर लिए। तो इधर से हम मान लें कि 3 अंक डिजिट लिए, इधर से हम भी 3 डिजिट लेंगे, इधर से 3 डिजिट लिए, और बीच में फिर 1 डिजिट बच गए, तो 1 डिजिट को हम इसी को माध्यिका बोलते हैं। अगर 2 डिजिट बच जाएगा तो जैसे ये 9 और 8 मान लीजिए बच जाएगा, तो 9 8 को हम जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे, और वही फिर आ जाएगा माध्यिका, ठीक है। तो इसका आप लोग बता रहे आप लोग इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थक का मान है जो कि दिए गए आंकड़ों को बांटती है। तो देखिए यहाँ नाम से ही चतुर्थक का नाम पता चल रहा है कि फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ भागों में बांटता होगा, इसीलिए चतुर्थक नाम लिखा गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ बराबर भागों में बांटने गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से माध्यिका की एक विशेषता कौन सी होता है। इसका ऑप्शन सुनिएगा, ये आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करता है, या आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित करती है, या आंकड़ों को के चरम मानों को पर निर्भर करती है, या आंकड़ों में इसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए आंकड़ों से प्रास की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रास कैसे निकाला जाता है।
प्रास निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक है कि सबसे बड़ा डिजिट ले लेना है, सबसे बड़ा डिजिट ले लेना। सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पे कौन सा है, 150 है। और उसके बाद इससे एक छोटा सबसे छोटा डिजिट लेना, सबसे छोटा डिजिट 20 है। सबसे छोटा डिजिट यहाँ पे लेंगे 20 है। इस दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, यानी कि 130 आ जाएगा। 130 यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में 130, देखिए ऑप्शन नंबर 1 50, ऑप्शन नंबर बी है 150 और ऑप्शन नंबर सी है 130 और ऑप्शन नंबर डी है 170। तो हम क्या चीज़ बोले थे, सबसे बड़ा डिजिट लेना। सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट 150 और इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, 20 है। तो इसका दोनों का आपस में घटा देंगे, दोनों का आपस में घटाने के बाद 130 आएगा। 130 आने के बाद 130 इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में 130 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा वितरण की असमानता की माप करता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, बारंबारता वक्र की या लोरेंज वक्र की या सहसंबंधित गुणांक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोरेंज वक्र की होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दिए गए आंकड़ों में मानक विचलन की गणना कीजिए। इसका है से मानक विचलन का गणना करना है, इसमें निकालना है। तो मानक विचलन का फार्मूला आप लोग जानते हो कि सिग्मा fx स्क्वायर या फिर n होता है माइनस सिग्मा fx होता है या फिर n हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। सर्च करेंगे कि मानक विचलन कैसे निकाला जाता है तो बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसका 16 का सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब 1.414 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न चित्रों में दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध को दर्शाता है। ये दिया हुआ है यहाँ पे रेड, तो इसके बीच में है से कौन सा सहसंबंध को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन जानिएगा कि धनात्मक सहसंबंध को, कि पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का या ऋणात्मक सहसंबंध का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, पियर्सन सहसंबंध का गुणांक का मान होता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन 1 है कि 0 होता है, या फिर ऑप्शन बी है -+1 होता है, या -1 होता है, या +1 और या -1 के बीच का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा +1 तथा -1 के बीच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों की औसत परिवर्तन, या ऑप्शन बी सुनिएगा कि वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की कीमतों की औसत परिवर्तन, और ऑप्शन सी सुनिएगा कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की मात्रा की औसत की परिवर्तन, या ऑप्शन डी सुनिएगा कि वर्तमान वर्ष की तुलना में आधार वर्ष की उत्पादन की औसत का परिवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमत की औसत, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा P1 और P0 या Q1 और Q0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा Q1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। तो इसका है से ऑप्शन सुनिएगा कि 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, 19वीं सदी के पूर्ववर्ती में हुआ, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है, कि 20वीं सदी के प्रारंभ में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, भारत में जनाकीय संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है कि 1921 के पूर्व में, या 1920 के पूर्व में, या 1921 के बाद, या 1922। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 के पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन सुनिएगा, अमेरिका से लिए गए, कनाडा से लिए गए, या पूर्व सोवियत रूस से लिया गया, या फ्रांस से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व सोवियत रूस से लिया गया, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चल रहा है, शुल्क लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, वस्तु के उत्पादन पर, या अंतर्राज्यीय व्यापार पर, या निर्यात पर। निर्यात होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट है लिखा हुआ, निर्यात, या फिर आयात पर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयात पर होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत जैसे देशों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कारण है। तो इस कूटों में है से विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है से यहाँ पे निम्न पूंजी की आवश्यकता होती है, या अधिक रोजगारों के सृजन करने की क्षमता होती है, यानी कि ये दोनों में आप लोग को बताना है कि सही कौन सा है, या फिर दोनों सही है, फिर ये 1 सही है, या फिर 2 सही है। तो ये आप लोग यहाँ पे नीचे देखिएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है। या फिर थर्ड में है कि बड़े उद्योग
उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए होता है। यानी कि तीनों में आप लोग के बताना है और यहाँ पे 1, 2, 3 में आप लोग के बताना है कि कौन सा सही है फिर कौन सा गलत है से। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। सही इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी कि पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गया था विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन इसका सुनिएगा 1945 में या 1955 या 1965 में या 1995। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नई आर्थिक नीति 1991 के 3 उपवर्ग है। तो क्या ऑप्शन सुनिएगा, उदारीकरण है, निजीकरण है या वैश्वीकरण है या उपयुक्त सभी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों सही है। यानी कि 1 भी सही है, उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है और वैश्वीकरण भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग की संख्या है। तो ऑप्शन सुनिएगा 3 है, 4 है या 5 है या 6 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया? 2006 में या 2009 में या 2011 में या 2014 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2009 में लागू किया था। कौन? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ प्रयोग करने वाले देश माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, आयरलैंड है, नॉर्वे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर जापान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और कारण का विचारण दिया हुआ और कारण भी दिया हुआ, यानी कि ये और आर भी दिया हुआ। तो मानव पूंजी अदृश्य होती है, आधार के मस्तिष्क के चरण बीसी होता है। यानी कि इसमें बताना कि कौन सही या फिर दोनों सही है, फिर आर सही है या फिर ये सही है। तो आप लोग को बताना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ने दिया हुआ है कि केवल ये सही है, केवल आर सही है, या फिर ये आर दोनों सही है, या फिर आर ये के सही व्याख्या नहीं कर रहा है, और नहीं तो फिर यहाँ पे ये और आर दोनों सही है लेकिन आर है से सही व्याख्या नहीं कर रहा था। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए आर दोनों सही है, पर ऑप्शन नंबर सी है ए आर दोनों सही है, पर आर है से ये की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो ऑप्शन फ्लड का संबंध है दूध के उत्पादन से, मछली के उत्पादन से, अनाज के उत्पादन से या फसल के उत्पादन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब, यानी कि दूध के उत्पादन से फ्लड ऑपरेशन का संबंध है, दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा कि पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से, और ऑप्शन बी सुनिएगा कि कृषि में रासायनिक खाद के प्रयोग से, और ऑप्शन सी सुनिएगा कि कृषि में रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से, या कृषि में बिना खाद या कीटनाशक का प्रयोग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि में जैविक खाद के प्रयोग से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है? तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र या फिर ये बी और सी दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि है श्रमिक के रोजगार का स्रोत निम्न में से है, किससे है? प्राथमिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं? जो निर्माण मजदूर होते हैं उसे निम्न में से क्या कहलाते हैं? नियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं, या फिर संगठित क्षेत्र श्रमिक है, और फिर स्वयं नियोजित श्रमिक है, स्वयं नियोजित श्रमिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिहाड़ी मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो आप लोग को इसका ऑप्शन देखिएगा कि वनों के पेड़ या समुद्री मछलियाँ या फिर जीवाश्म ईंधन या फिर बी, ये और बी दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना, या तटीय प्रदेश में वनों का संरक्षण करना, या मैदानी क्षेत्रों में वनों का संरक्षण करना, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे पठारीय क्षेत्रों में वनों का संरक्षण करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक उष्णता का प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि पृथ्वी के वातावरण के औसत का तापमान का वृद्धि करना, या समुद्र के वातावरण के औसत का तापमान का वृद्धि करना। थर्ड ऑप्शन है कि हिमानी का पिघलना। 4 ऑप्शन है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि करना। था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध निम्न में से है। तो सामूहिक खेती से संबंध है कि वनों के सामूहिक संरक्षण के से है, या सामूहिक व्यापार से है, या सामूहिक उद्यम से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामूहिक खेती से, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के संकेतों को के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। इसका ऑप्शन सुनिएगा, भारत है, चीन है, या नेपाल है, या पाकिस्तान है। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बी चीन है। आप लोग बताइएगा कि 40 और 40 में आप लोग का कितना सही हुआ है। और इसी तरह के तमाम वीडियो के चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।